हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, अडैप्टिव एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस। और इसके अलावा आपको इसमें न्यू क्लासिकल्स एंड न्यू केन्जियंस में थोड़े डिफरेंसेस भी उसके साथ ही क्लियर कराऊंगी, बिकॉज द कंसेप्ट इज रिलेटेड विद न्यू क्लासिकल्स आल्सो। सो अब ये जो इस बार जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछे गए थे। इससे पहले भी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, पूरा डिटेल्ड कोर्स पढ़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, सेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, यहाँ से सीधा स्कैन करके ऐप पर पहुंच जाइए। पूरी डिटेल्ड क्लासेस अवेलेबल है, डिटेल कोर्सेज अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स में हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, मेरी बुक्स का लिंक भी दिया गया है। अभी बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है हमारा जून 2025 का, और उसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होने वाला है लाइव में, फिर मैक्रो स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा लाइव क्लासेस मिस नहीं करना चाहते तो अभी ही बैच को ज्वाइन करिए हमारे। ठीक है जी, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम समझते हैं अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस। सो अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस पहले तो किन किन इकोनॉमिस्ट से रिलेट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इरविंग फिशर, फिलिप कागान, मिल्टन फ्रीडमैन एंड मार्क नेरलोव, इनसे रिलेटेड है ये आपका अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस का कंसेप्ट। अब सबसे पहले इरविंग फिशर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर फिलिप कैगान ने 1956 में इसको फॉर्मलाइज किया था अपने, मतलब उसने हाइपर इन्फ्लेशन की एक स्टडी दी थी जिसमें ये अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस को अप्लाई किया था। फिर नेरलोव ने इस कंसेप्ट को अप्लाई किया था 1958 में अपने एक वर्क में। ये बेसिकली पॉपुलर हुआ था 1956 और इसके बाद ही, ठीक है, बट सबसे पहले ये इरविंग फिशर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी स्टडीज में इस कंसेप्ट को यूज किया तो वो पॉपुलर होने लगा। ठीक है, फिर फ्रीडमैन ने जो फिलिप्स कर्व थ्योरी दी उसमें इसको यूज किया अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस वाले कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये चारों इकोनॉमिस्ट जो हैं हम इससे इसको रिलेट करेंगे। अब इसका मतलब समझिए, देखिए अब इसमें ये कहा गया है कि जो लोग हैं वो एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर, पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पर। जैसे मान लीजिए कि पिछले 5 सालों से जीडीपी में 2% इंक्रीज आ रहा था, तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया, एंटिसिपेट किया कि इस बार भी जो जीडीपी है इसमें इतने परसेंट ही इंक्रीज आएगा। तो वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कुछ प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, सिर्फ पास्ट ट्रेंड के बिहाफ पर ही एंटिसिपेशन कर ली। इस तरह की एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन को हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, जो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस पर आधारित होती है। पर यहाँ पे अब देखो ना, एरर आया, फोरकास्टिंग एरर हम किसको बोलते हैं? फोरकास्टिंग एरर इसी को बोलते हैं। देखो, कहता है कि पिछले 3 सालों से इन्फ्लेशन में 5% इंक्रीज हो रहा था, तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि नेक्स्ट ईयर भी इन्फ्लेशन जो वो 5% ही बढ़ेगा, बट इन्फ्लेशन असल में बढ़ 7% गया। तो ये 2% का जो आया आपका एरर आया, ये इसको हम फोरकास्टिंग एरर बोलते हैं, कि लोगों के फोरकास्ट करने में एरर आ गया। अब उस 7% की एक्सपेक्टेशन तक पहुंचते हैं लोगों को टाइम लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस जो है इसमें ग्रेजुअली लोग एक्सपेक्टेशंस सही करना शुरू करते हैं, तो वो ग्रेजुअली चीज एडजस्ट होती है। 7% की एक्सपेक्टेशन तक पहुंचते लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट हमने फिलिप्स कर्व में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। फिलिप्स कर्व पर मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आएंगी, जिसमें हमने ये समझा था कि लोग एक बार धोखा खा सकते हैं, 2 बार खा सकते हैं, तीसरी बार लोग सही चीज प्रिडिक्ट कर लेते हैं, धोखा नहीं खाते, इल्यूजन में नहीं रहते, है ना। तो इसी तरह ये जो अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस है, इसमें यही चीज कही गई है कि लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस को नए सिनारियो के अकॉर्डिंग अपडेट करने में यहाँ पे टाइम लगता है। लोग स्लोली अपने एक्सपेक्टेशंस को अपडेट करते हैं। ठीक है, कि पास्ट एरर्स के रिस्पॉन्स में, कि पुराने एरर्स उनको पता चल गया कि 2% का यहाँ पे हमारे से एरर हुआ है ना, तो पास्ट एरर्स के रिस्पॉन्स में उनको टाइम लग जाता है पूरा, मतलब सही से प्रिडिक्ट करने में और अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपडेट करने में। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद रैशनल एक्सपेक्टेशंस आते हैं। ये जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस है अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन से इस तरह से अलग है कि इसमें हम पास्ट प्लस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को भी मद्देनजर रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि पिछले 5 सालों से जीडीपी 2% बढ़ रही है, तो पर इस साल कुछ नया आया है, कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है जिसके कारण जीडीपी पिछली बार से ज्यादा बढ़ सकती है, तो यहाँ पे लोग फिर रैशनली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट जानकारी को भी मद्देनजर रख रहे हैं। जहाँ मान लो प्रेजेंट ईयर में कोविड आया, तो उससे एक्सपेक्टेशन है कि जीडीपी पहले से कम बढ़ेगी, है ना। तो अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन में लोग वो करंट पॉलिसीज या प्रेजेंट सिनारियो को नहीं नोटिस कर रहे थे, सिर्फ पास्ट ट्रेंड्स
ही कंटिन्यू होता देख रहे थे। यहाँ पे रैशनल एक्सपेक्टेशंस में लोग इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। ये देखो पास्ट डाटा तो लेते ही लेते हैं, हाँ पास्ट डाटा तो लेते ही लेते हैं, साथ में करंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक थ्योरीज, इन सब चीजों का यहाँ पे वो ख्याल रखते हैं एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करते वक्त। तो जितना हो सके एक्यूरेटली यहाँ पे वो चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपका सिस्टमेटिक एरर नहीं होता। हाँ टेम्परेरी एरर्स आ सकते हैं, जैसे कि वो फोरकास्टिंग एरर आया था ना एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में। इस प्रिडिक्शन में रैशनली अगर लोग प्रिडिक्ट करते हैं तो उसमें एरर नहीं होता। एरर अगर हो भी वो तो टेम्परेरी रैंडम एरर जिसको हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिक एरर इस तरह से इसमें नहीं होता, टेम्परेरी एरर हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आता होता है, उसको उसमें एक लाइन लिखी होती है, एनी एरर इन फोरकास्टिंग इज रैंडम इन नेचर, उसको मैच करते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। सो अब ये 19 जॉन मुथ के द्वारा 1961 में ये कंसेप्ट आया था, बाद में रॉबर्ट लुकस के द्वारा ये पॉपुलराइज किया गया था 1970s में। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये की कंपोनेंट बन गया था और अर्लियर केन्जियन मॉडल्स को इसने चैलेंज किया था। जी हाँ, रैशनल एक्सपेक्टेशन का डॉक्ट्राइन न्यू क्लासिकल्स में बहुत प्रचलित है। न्यू क्लासिकल्स में एक हम पढ़ते हैं पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस डॉक्ट्राइन, उसमें ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस का कंसेप्ट ही आता है। आगे जाके इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो ये एक एग्जांपल दी गई है रैशनल एक्सपेक्टेशंस की, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ये एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ना एक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए, और हम सबको पता है कि एक ट्रेड ऑफ होता है प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट का एम ये है कि प्राइसेस को बढ़ाकर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर दिया जाए, है ना। ये फिलिप्स कर्व के कंटेक्स्ट में आपको बेसिकली समझा रही हूँ ताकि आपको साथ में वो चीज भी समझ आ जाए फिलिप्स कर्व के कंटेक्स्ट में चीज कैसे काम करती है। तो अब ये गवर्नमेंट का एम था। अब क्या हुआ कि लोगों ने रैशनली, जब लोग रैशनली एक्सपेक्ट कर लेते, प्रिडिक्ट कर लेते, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में क्या है कि लोग पहली बार सही प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे, तीसरी चौथी बार कर लेंगे, इसलिए हमने कहा था कि ग्रेजुअली उसमें ये चीज होती है। बट रैशनली एक्सपेक्टेशन में पहली बार ही लोग यहाँ पे सही चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस के तहत मान लो लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया कि गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इतने % प्राइसेस जो है वो बढ़ाने वाली है। अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको इस चीज का पता है कि भाई अगर प्राइसेस बढ़ेगा तो हमारी रियल वेज जो है वो कम होगी, रियल इनकम कम होती है प्राइसेस बढ़ने से, तो वो हायर वेजेस की डिमांड करेंगे। हायर वेजेस की डिमांड करेंगे, इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको वेजेस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही वो वेजेस बढ़ाएंगे, क्योंकि पुराने वर्कर्स की उनको वेजेस बढ़ानी पड़ रही हैं, तो वो नया लेबर हायर नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो मोटिव था गवर्नमेंट का कि प्राइसेस बढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, वो नहीं हुई, है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी, क्योंकि लोगों ने पहले ही प्रिडिक्शन कर लिया था, उससे वेजेस, तनख्वाहें, हायर वेजेस की डिमांड की। जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एग्जिस्टिंग वर्कर्स की वेजेस यहाँ पे बढ़ानी पड़ गई। न्यू लेबर हायर नहीं हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गई पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस। अब यही चीज न्यू क्लासिकल्स ने दी है कि पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वो इनइफेक्टिव होती है रैशनल एक्सपेक्टेशंस के चलते। ठीक है जी, क्लियर। आगे देखिए, तो अब यहाँ पे भी यही चीज दी हुई है जो मैंने आपको समझाई थी। अब ये देखिए यहाँ पे एक मैंने कंपैरिजन दिया है, कंपैरिजन का एक चार्ट दिया है दोनों में, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि जो रैशनल, एक मिनट, जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है बैकवर्ड लुकिंग है। क्यों इनको बैकवर्ड लुकिंग बोला जाता है? क्योंकि ये सिर्फ पास्ट ट्रेंड्स का ही डाटा लेकर जो है फ्यूचर एंटिसिपेट करते हैं एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के तहत लोग। रैशनल एक्सपेक्टेशंस को फॉरवर्ड लुकिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, पास्ट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, सभी चीजों को। फिर स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट इसकी स्लो है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें ग्रेजुअली लोगों को टाइम लग जाता है पूरा अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपडेट करने में, पर यहाँ पर फास्ट है, इंस्टेंट, लोग पहली बार में सही यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एरर्स, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लैग्स रहते हैं, एरर्स रहते हैं, जैसे 7% इन्फ्लेशन हुआ था, लोगों की प्रेडिक्शन 5% थी, तो लैग्स आए।
एरर्स आई यहाँ पे, अगर कोई जो एरर्स है वो रैंडम होते हैं, यानी कि टेम्परेरी किस्म के एरर्स कह सकते हैं। फिर डिलेड रिस्पॉन्स है यहाँ पे, मतलब लोगों को टाइम लग जाता है पूरा सही एंटीसिपेशन में, यहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स है। फिर इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हाईली इन्फॉर्म्ड, जो लोग होते हैं वो हाईली इन्फॉर्म्ड होते हैं, रैशनल समझदार होते हैं। फिर अब इसकी एप्लीकेशंस देखिए, एप्लीकेशंस में यहाँ पे मतलब ये कि हमारी इकोनॉमिक्स में ये जो अडेप्टिव एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस है, इनका यूज कहाँ पे होता है। देखिए वैसे अगर न्यू क्लासिकल वाला अभी मैंने आपको कंटेक्स्ट सारा समझा दिया अच्छे से। फिलिप्स कर्व वाली अभी ये एग्जांपल ये वही है। फिलिप्स कर्व में बेसिकली जो हम पढ़ते हैं ना कि फिलिप्स कर्व ऐसे होता है, देयर इज नो ट्रेड ऑफ। क्लास न्यू क्लासिकल्स कहते हैं कि फिलिप्स कर्व जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। फ्रीडमैन ने भी यही कहा था कि शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ हो सकता है बट लॉन्ग रन में देयर इज नो ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ नहीं होता। ये इसका कारण ही यही है, मतलब वर्टिकल फिलिप्स कर्व का कारण ही यही है कि पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। पॉलिसी इनइफेक्टिव होना के कारण ही कि अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो पाई ना, जो मैंने अभी आपको सिनारियो समझाया था। यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे वेजेस ले रहे हैं। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहती थी प्राइजेस बढ़ाकर, है ना, तो पर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम नहीं होती प्राइजेस बढ़ने से भी। क्यों? क्योंकि लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं उस चीज को। तो बेसिकली जो स्ट्रे अपना वर्टिकल फिलिप्स कर्व होता है, इसका कारण भी यही होता है। अपना रैशनल एक्सपेक्टेशंस, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस भी इसका कारण है। बेसिकली शॉर्ट रन में हम अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस का कंसेप्ट इसमें पढ़ते हैं, जिसमें फ्रीडमैन ने कहा कि ठीक है शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ हो सकता है बट लॉन्ग रन में देयर इज नो ट्रेड ऑफ, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट रन में लोग गलतियां कर सकते हैं, है ना, बट लॉन्ग रन में जैसे लंबे समय में लोग सही प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में पढ़ा था कि एक बार, दो बार, तीन बार लोग गलतियां कर सकते हैं। तो फ्रीडमैन ने उसी चीज को फिलिप्स कर्व में समझाया प्रैक्टिकली कि एक दो बार लोग गलतियां कर सकते हैं, सो ट्रेड ऑफ हो सकता है शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में लोग सही एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, तो ट्रेड ऑफ नहीं होता। वही चीज, मतलब यही अडेप्टिव एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस को फ्रीडमैन ने फिलिप्स कर्व में अप्लाई करके प्रैक्टिकली समझाया। इस पर पूरा लेक्चर मेरा मौजूद है, वो आप देखना, बिकॉज 1 घंटे का लेक्चर है ये पूरा, कि फिलिप्स कर्व कैसे ट्रेड ऑफ होता है, कैसे ट्रेड ऑफ नहीं होता, कैसे वो वर्टिकल होता है ना। तो वो सारी चीज मतलब पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं। फिर ये वाला तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया, न्यू क्लासिकल पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस क्राइटेरिया वाला, इसको और अच्छे से आगे जाके अभी समझते हैं। और एक चीज और है, तीसरी कॉबवेब मॉडल जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें भी इसका एप्लीकेशन है। कॉबवेब मॉडल, एक बार किसी इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था मेरे स्टूडेंट से कॉबवेब मॉडल क्या होता है, उसने बिल्कुल सही बताया। उसके बाद उसने पूछा कि कॉबवेब मॉडल को अडेप्टिव एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस के रिलेट करके समझाओ। ही शी वाज माय स्टूडेंट, उसने मेरी वीडियो देखी हुई थी पूरी कॉबवेब मॉडल की, अडेप्टिव रैशनल एक्सपेक्टेशन वाली, तो बड़े अच्छे से उसने वो चीज़ समझाई। और थैंक यू किया आकर, मैम अपनी वीडियो देख के गए थे, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था और बड़ा सही हुआ। तो कॉबवेब मॉडल में भी अडेप्टिव रैशनल एक्सपेक्टेशंस वाला कंसेप्ट आता है। कॉबवेब मॉडल वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने वो भी सारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए आज हम बेसिकली न्यू क्लासिकल के कंटेक्स्ट में इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये देखो, अब हम न्यू क्लासिकल्स एंड न्यू केन्जियंस दोनों में समझेंगे कि ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस कैसे काम करती हैं। दोनों ने रैशनल एक्सपेक्टेशंस को ही एडवोकेट किया है, ठीक है, अडेप्टिव को नहीं, रैशनल को किया हुआ है। तो अब देखो, न्यू क्लासिकल्स में क्या चीज थी कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई, पर वो पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाई, वो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पर अपना असर नहीं दिखा पाई। क्यों नहीं असर दिखा पाई? क्योंकि लोगों ने रैशनली एंटिसिपेट कर लिया। और यही पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस वाला डॉक्ट्राइन जो न्यू क्लासिकल बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है, ये सर्जेंट एंड वेलेस, इनके द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। सर्जेंट, वेलेस, लुकेस, ये सारे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। दे ऑल आर रिलेटेड विद रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन, पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस डॉक्ट्राइन, ठीक है। अब न्यू केन्जियन में पॉलिसी इनइफेक्टिव नहीं होती, पॉलिसी इफेक्टिव होती है। न्यू केन्जियन में क्या होती है? पॉलिसी इफेक्टिव, पॉलिसी इनइफेक्टिव नहीं होती। होती इसमें भी रैशनल एक्सपेक्टेशंस है, पर दोनों में छोटा सा एक फर्क है। न्यू क्लासिकल्स ने सिंपली कहा था कि अगर लोग रैशनली पॉलिसी को एंटिसिपेट कर देते हैं तो पॉलिसी का इफेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है फुली न्यूट्रलाइज द पॉलिसी इफेक्ट्स। फुली न्यूट्रलाइज का मतलब कि जिस सिचुएशन में हम पहले थे उसी सिचुएशन पर आ गए और पॉलिसी का कोई प्रभाव इकोनॉमी पर देखने को मिला ही नहीं, है ना। पर न्यू केन्जियंस कहता है कि सिर्फ लोगों की एंटिसिपेशन से ही पॉलिसी इनइफेक्टिव नहीं हो सकती, है ना, कि ये नहीं है कि लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया तो पॉलिसी का इफेक्ट न्यूट्रल हो गया। न्यू केन्जियंस में ये कहा गया, क्योंकि न्यू केन्जियंस में कहता है कि प्राइजेस एंड वेजेस जो है वो रिजिड रहते हैं,
है ना। अब प्राइसेस एंड वेजेस रिजिड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, नहीं हिल पाएंगे अपनी जगह से, तो लोगों के एंटीसिपेट करने से वो रिजिडिटीज रहेंगी, मतलब उस पे चेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे। बिकॉज ऑफ प्राइस एंड वेजेस रिजिडिटी लोगों की एंटीसिपेशन जो है वो पॉलिसी को इनफेक्टिव नहीं होने देगी, यानी कि लोगों के एंटीसिपेट करने पर भी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। पूरी तरह से पॉलिसी का इफेक्ट न्यूट्रल नहीं होगा लोगों के एंटीसिपेट करने से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को जरूरी माना है केन्स ने। अक्सर ही हमने पढ़ा है कि जो क्लासिकल्स हैं इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मार्केट फोर्सेस काम करेंगी, बट वही केन्स ने कहा है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी है, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट नहीं होती इकोनॉमी, रिजिडिटी है प्राइसेस एंड वेजेस की, यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है सिस्टम हमारा, है ना। तो वही चीज है, देखो कहते हैं न्यू केन्स एक्सेप्टेड एट पीपल फॉर्म एक्सपेक्टेशंस रैशनली, ठीक है, रैशनली वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही इमीडिएटली हमारे इक्विलिब्रियम को रिस्टोर नहीं कर देगी, ठीक है ना, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन से ही सिस्टम सारा इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी मतलब रंग लाएगी यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस दिए हैं न्यू क्लासिकल्स एंड न्यू केन्जियंस में, इसकी क्लैरिटी के लिए देख लो। जैसे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमारे आ गए लुकेस प्रेस्कोट, थॉमस सर्जेंट। न्यू केन्जियन आ गया मैंक्यू एंड रोमर। अब प्राइसेस एंड वेज फ्लेक्सिबिलिटी है न्यू क्लासिकल्स में, यानी कि सिस्टम फ्लेक्सिबल है ना। अगर हम या इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो जो सप्लाई है डिमांड से बढ़ जाएगी, दोबारा से हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, पढ़ते हैं चीजें हम क्लासिकल्स में। और न्यू केन्जियन है, इसमें स्टिकी प्राइसेस हैं, वेजेस स्टिकी हैं ड्यू टू मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मेन्यू कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट, मतलब प्राइस लिस्ट को चेंज करने पर जो कॉस्ट आती है उसको अवॉइड करते हैं फर्म्स, और उसके कारण प्राइस को चेंज करते ही नहीं है। या कुछ वेज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि इतनी वेजेस लेबर को मिलेगी, है ना, उसके कारण भी वेज रिजिड रखी जाती है, सेम रखी जाती है, उसको चेंज नहीं किया जाता। तो इसी तरह न्यू क्लासिकल्स में कहा गया मार्केट एफिशिएंट है और क्विकली एडजस्ट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटो इनविजिबल हैंड्स, याद करो चीजें, इनविजिबल हैंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। पर न्यू केन्जियन में कहा है मार्केट इनएफिशिएंसी है, मार्केट ही पूरी तरह सिस्टम को एडजस्ट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है। फिर न्यू क्लासिकल्स में रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी दी गई, जिसमें कहा गया कि जो भी फ्लक्चुएशंस हैं इकोनॉमी में वो सप्लाई साइड फैक्टर्स के कारण होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी। पर वही न्यू केन्जियन में डिमांड साइड फैक्टर्स को एडवोकेट किया गया। फिर ये चीज अभी मैंने समझाई, न्यू क्लासिकल्स में इनइफेक्टिवनेस, पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है। और इसी को यहाँ पे मॉनिटरी न्यूट्रलिटी यही है कि मॉनिटरी पॉलिसी का इनइफेक्टिव होना, यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी लगाई पर उसका इकोनॉमी पर असर ही नहीं दिखना, है ना। इसी को हम पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस डॉक्ट्राइन या मॉनिटरी न्यूट्रलिटी बोलते हैं। और इसी तरह अगर फिस्कल पॉलिसी की इनइफेक्टिवनेस है उसको हम रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी लगाई, उसने टैक्सेस बढ़ाने थे मतलब, पर लोगों ने क्योंकि एंटीसिपेट पहले ही कर लिया कि टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने पैसा सेव करना शुरू कर दिया, सेविंग एडजस्ट उसके अकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, जिस कारण फिस्कल पॉलिसी का इकोनॉमी पर प्रभाव देखने को मिला ही नहीं। तो याद रखो, जब मैं बात कर रही हूँ मॉनिटरी पॉलिसी की न्यूट्रलिटी की, वो हो गया पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस डॉक्ट्राइन। जब मैं बात कर रही हूँ फिस्कल पॉलिसी की इनइफेक्टिवनेस की, तो वो हो गया रिकार्डियन इक्विवेलेंस का कंसेप्ट। क्लियर। फिर इसमें तो पॉलिसी इफेक्टिव ही है, स्पेशली जो न्यू केन्स है इसने फिस्कल पॉलिसी को बहुत एडवोकेट किया रिसेशन के दौरान, कि जब 1930s का रिसेशन आया था तो उसने उस टाइम फिस्कल पॉलिसी को ही माना कि भाई फिस्कल पॉलिसी ही डिप्रेशन से देश को बाहर निकाल पाई। वहां पे कोई ये एडम स्मिथ के इनविजिबल हैंड्स क्लासिकल्स के दिखे नहीं, केन्स ने ऐसा साफ साफ बोला कि इनविजिबल हैंड उस टाइम पर नहीं दिखे जिस टाइम जरूरत थी हमको, है ना, जिस टाइम जरूरत थी कि डिप्रेशन से इकोनॉमी बाहर निकले, उस टाइम गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी रंग लाई थी। तो फिस्कल पॉलिसी को रिसेशन के टाइम एडवोकेट किया है केन्स ने। फिर अनएम्प्लॉयमेंट न्यू क्लासिकल्स में वॉलंटरी है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट ही है, क्योंकि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसमें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती ही है, ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। पर वहीं जब हम न्यू केन्जियन की बात करेंगे तो वहां पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, यानी कि लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो। आप ऐसा बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, डिमांड सप्लाई से कम है, जिस कारण लोगों को यहाँ पे नौकरियां पूरी तरह से नहीं मिल रही, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फिर फिलिप्स कर्व, अब न्यू क्लासिकल्स ने, अभी मैंने आपको बताया था कि उसने कहा है कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस के चलते, क्योंकि लोग इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ट्रेड ऑफ नहीं है, फिलिप्स कर्व स्ट्रेट लाइन है,
वही न्यू केन्जियन में कहा कि ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में क्योंकि जैसे अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में हमने पढ़ा है ना कि लॉन्ग रन में लोग मतलब प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो लॉन्ग रन में वो वर्टिकल हो जाती है चीज। सो बिजनेस साइकिल, अब इसमें ये सप्लाई साइड फैक्टर्स को माना गया, न्यू केन्जियन में डिमांड साइड फैक्टर्स की बात करी गई है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन न्यू क्लासिकल्स में मिनिमल कही गई है, जबकि न्यू केन्जियंस में कहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, यही चीजें आज के लेक्चर में आपको समझानी थी। अब कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के और लेक्चर्स भी अगर आप देखना चाहते हैं तो बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।